हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ध्यान की स्थिरता, सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है। उद्दीपनों के प्रति केवल ध्यान आकर्षित करना ही पर्याप्त नहीं होता है कि जो हमारे पास स्टिमुलस होते हैं, अगर हमारा ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वही पर्याप्त नहीं है, वही चीज़ काफ़ी नहीं होती है उसके लिए। वो तो हम एक चीज़ शुरू समझ सकते हैं कि ये एक हमारे ध्यान आकर्षण की ये शुरुआत है। ठीक है। और ध्यान आकर्षण करने के पश्चात उसके बाद क्या होता है, उसे वांछित समय तक बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और उसी को बोलते हैं हम ध्यान स्थिरता। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें कोई चैप्टर पढ़ाई करनी है, उसको लर्न करना है और आपको स्टार्टिंग में वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप उसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद यदि आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो इट मीन्स कि आपके जो सस्टेन्ड अटेंशन है या ध्यान की स्थिरता है वो पर्याप्त नहीं थी। ठीक है। वुडवर्थ के कथनानुसार किसी विषय, घटना या समस्या पर लगातार अपनी क्रिया को केंद्रित करना ही ध्यान स्थिरता है। ठीक है। कि किसी भी जो कोई काम हम कर रहे हैं, कोई घटना देख रहे हैं, किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर अपने जो हमारी क्रिया है उस पर फोकस रहना ही क्या कहलाता है, ध्यान की स्थिरता। टू सस्टेन अटेंशन इज टू कॉन्सेंट्रेट one's activity continuously upon some object or happening or a problem। ठीक है, ये बोला था आपका वुडवर्थ ने। तो जो स्थिर ध्यान होता है उसकी स्थिति में ध्यान की एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है। ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित होता है और वो इधर उधर भटकता नहीं है। ठीक है। उचित समय में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थिर ध्यान आवश्यक होता है। जैसे कि बच्चों को जब हम बोलते हैं कि बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है अपनी स्टडी में, और जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है वो अपना गोल जल्दी अचीव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि कोई कलाकार है, कोई मूर्तिकार है, वो मूर्ति बना रहा है। अगर वो ध्यान से मूर्ति बनाएगा, जो अपनी कलाकृति बना रहा है, तो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर उसका ध्यान बीच में कहीं भटक जाता है तो उसका सारी मेहनत बेकार चली जाती है। ध्यान को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रस्तुत विषय की ओर अत्यधिक रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। कि जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हमारा उस सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा ध्यान बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ध्यान लगाने के लिए इंटरेस्ट होती है, हमारी रुचि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यावधान। ठीक है। व्यावधान, तो व्यावधान होता है डिस्ट्रैक्शन। पीछे हमने पढ़ा अवधान, ध्यान, अटेंशन। ठीक है। और ये है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान का अपोजिट। तो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हमें किसी उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो हमें वातावरण, बाह्य और आंतरिक कोई ना कोई बात ऐसी घटित हो जाती है जिससे हमारा ध्यान हट जाता है और ध्यान में रुकावट आ जाती है। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इस वर्ड को कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि उसने बहुत जोर से म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। ठीक है। या फिर कहीं से मान लीजिए आपके घर के बगल में या पड़ोस में शादी हो रही है किसी की और आप स्टडी कर रहे हो और वहां पे बैंड बाजे बजने शुरू हो जाते हैं तो भी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें वही बात बोली है कि जब हम अपने जो स्टिमुलस है उसका प्रत्यक्षीकरण के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, अपना ध्यान लगा रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा एटमोस्फेयर है, सराउंडिंग है हमारी, उससे या तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमारा ध्यान हट जाता है और ध्यान में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। एक और इसकी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते समय किसी भी एक स्थिति में ध्यान भंग होने, विचलित होने या अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर किसी अन्य उद्दीपन या आंतरिक व बाह्य घटना चक्र से जुड़ जाने की प्रक्रिया को व्यवधान कहते हैं। ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, अभी सपोज कीजिए कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये लाइन में पढ़ रही हूँ, कि इस प्रक्रिया को व्यवधान कहते हैं। और बाहर से कहीं से म्यूजिक की आवाज शुरू हो जाती है, अगर मैं वो गाना शुरू कर दूंगी इसको पढ़ने के साथ साथ, तो इट मीन्स कि मैं जो बाहर की घटना थी उस चक्र से जुड़कर अपने जो ध्यान है उसको भंग कर रही हूँ, तो दैट इज व्यवधान। ठीक है। नेक्स्ट इज ध्यान में व्यवधान कैसे पैदा होता है। तो इसका होता है कि किसी एक समय में जब हम किसी विशेष उद्दीपन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो उससे वातावरण अतिरिक्त भी
अनेक उद्दीपन उपस्थित होते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं, उस टाइम भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन उस टाइम डिस्ट्रैक्शन हमें इसलिए अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट में ज़्यादा लगा होता है और हम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए हमारे ध्यान को भंग नहीं कर पाती हैं, इसलिए ध्यान में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पैदा होता है। तो यही रीज़न है कि जब हमारा ध्यान क्या होता है, हमारे टॉपिक से भटक कर बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं दो टाइप्स की, आंतरिक व्यवधानकारी और बाह्य व्यवधानकारी। तो आंतरिक में होगा, व्यवधान के साधन वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रभावित आंतरिक परिस्थितियां करती हैं, कि जो आउटसाइड में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, उसके कंपैरिजन में जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर की जो परिस्थितियां होती हैं वो व्यवधान का मेन कारण होती हैं, वो मेन डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सपोज भावनात्मक बाधाएं, बुरा स्वास्थ्य, थकावट, अभिप्रेरणा और अभाव। ठीक है, ये चीजें आपकी आती हैं आंतरिक व्यवधानकारी में या फिर इंटरनल डिस्ट्रैक्टर्स में। ठीक है, आगे आता है आपका बाह्य व्यवधानकारी। बाह्य से मतलब बाहर का है, तो इससे अभिप्राय है वातावरण में अनुचित परिस्थितियां, ज्यादा गर्मी, सर्दी, अनुचित व्यवहार आदि, शोरगुल, काम करने के घटिया साधन, साथियों से अनबन, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस उत्पन्न करती हैं। सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, तो वो भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन होगी। काम करने का घटिया साधन, सपोज आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ते पढ़ते आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपका लैपटॉप खराब हो गया, तो वो भी एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो गया। साथियों से अनबन, आप क्लास में पढ़ रहे हो और क्लास में आपकी किसी से बनती नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो उस टाइम भी आप व्यवधान का सामना करोगे। या फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, उस टाइम भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। या अनुचित परिस्थितियाँ, सपोज कोई मैरिड गर्ल्स होती हैं, उनको स्टडी करनी होती है लेकिन उनको अनुचित परिस्थितियाँ मिलती हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाई करने के लिए परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती हैं, दैट मीन्स अनुचित परिस्थितियाँ, और वो भी एक टाइप की डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि व्यवधान को कैसे नियंत्रित किया जाए, हाउ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इनके उत्पन्न होने का कोई रीजन ही नहीं होता है, मतलब ये हुई ना हुई बराबर होती हैं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जितना हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये उतनी ज्यादा ही हमें अफेक्ट करेंगी। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके अपने काम की तरफ ही फोकस करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन हो ना हो वो बराबर है। तो यहाँ पे दो परिस्थितियां हमारे पास आती हैं। फर्स्ट है कि जिसमें ध्यान को किसी भी डिस्ट्रैक्टर स्टिमुलस के द्वारा लगातार भंग करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो स्टिमुलस होता है जिसपे हमें फोकस करना होता है, उस पर फोकस करने के लिए हमें बहुत सारी अपनी मेहनत लगानी पड़ रही है और वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका आता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा आता है जिसमें ध्यान को किसी ध्यान भंजक उद्दीपन द्वारा कभी कभी विचलित या भंग किया जाता है, इसे आकस्मिक व्यवधान कहते हैं। जो पहले वाला था इसमें क्या होता था, जैसे इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन, की कॉन्टिन्यूटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आता था डिस्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस वाला। और ये डिसकॉन्टिन्यूअस की पहले थोड़ी देर के लिए सब सही चल रहा है, उसके बाद फिर से कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है, फिर से ऐसा हो रहा है, फिर से कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है। सपोज कि जैसे किसी का घर रोड के किनारे है, ठीक है, तो गाड़ियां चलती रहती हैं, कंटिन्यू गाड़ियां चलती रहेंगी, कभी हॉर्न की आवाज आएगी, कभी गाड़ियों की आवाज आएगी, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन में है, क्योंकि घर चेंज नहीं हो सकता है, ना रोड चेंज हो सकता है, ना गाड़ियां चलना बंद हो सकती हैं। और दूसरा आता है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। सपोज कि कोई अभी पढ़ाई कर रहा है और अचानक से कोई चिल्लाना शुरू कर दे वहां पे, तो वो चिल्लाता हमेशा थोड़ी रहेगा, लेकिन जिस टाइम के लिए वो चिल्ला रहा है उस टाइम वहां पे थोड़ी सी डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी उसके अवधान में, और
उसको बोलेंगे हम डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। आगे है व्यवधान पर नियंत्रित करने के साधन, कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके ऊपर हम किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं। फर्स्ट इज दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। ध्यान की जो एकाग्रता होती है उसमें ये जो इच्छा शक्ति होती है और संकल्प, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे पास हमें ध्यान भी है कि एक बात कही थी किसी ने कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, कि अगर हम मन से मान लेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं भी होगी तो भी हमें फील होगा कि वहाँ पे है। सारा खेल हमारे दिमाग का है। अगर हम दिमाग को मूर्ख बनाना सीख गए कि यहाँ कुछ नहीं है, हमें पढ़ना है बस, ठीक है, तो हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत जोर जोर से सॉन्ग लगाए हैं, वहाँ पे बहुत जोर से भाषण दिया जा रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, तो फिर हमारा दिमाग भी उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा एज कम्पेयर टू अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान भंजकों की उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स इनको अवॉइड करना है। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्टर्स, ये जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं ध्यान भंजक। कि इनकी जब हम इनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका फर्क हमें उसी वक्त पड़ता है जब हम इनकी उपस्थिति को अपने ध्यान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ध्यान विचलित ना होने देने के लिए प्रयत्नों में वृद्धि करना, कि हमारा ध्यान विचलित ना हो उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूअस क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। किसी कार्य को करने में जब हमारा ध्यान उस पर फोकस्ड रहता है और किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम डालने वाली चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो हमें विचलित करती हैं, उन चीज़ों को हम आसानी से हटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको हटाने की हम कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें अफेक्ट नहीं कर रही है। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कार्य की प्रगति, जो हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में चला रहे और उसके स्तर में कोई गिरावट ना आए। जिस लेवल तक वो पहुंचा है वहाँ तक वो एटलीस्ट वहाँ तक तो रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है जो कार्य हम कर रहे होते हैं वो जब कोई डिस्ट्रैक्शन आती है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और फिर से हम 0 लेवल तक पहुंच जाते हैं। एकाग्रता बनी रहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा फोकस बना रहे। ऐसा करने से हमें ध्यान भंजक प्रभाव को निर्मूल करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो डिस्ट्रैक्टर्स हमें इफेक्ट कर रहे हैं उनको इस प्रकार से बिहेव करने पर हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता है। एंड लास्ट वन इज अनुकूलन तथा समायोजन की तकनीक का उपयोग, टू मेक यूज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एडेप्शन एंड एडजस्टमेंट। तो जो ध्यान भंजकों के विनाशकारी प्रभाव की रोकथाम में अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट के पड़ोस में एक मंदिर है। ठीक है, वहाँ पे सुबह सुबह भजन की कैसेट लगाई जाती है और वहाँ पे माइक में उसको प्रसारित किया जाता है। तो जो बच्चा था उसको आदत थी कि सुबह उठ के वो अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है और अपना चैप्टर रिवाइज करता है। ठीक है, और उसकी स्टडी बहुत अच्छी से चल रही थी। लेकिन जब जो मंदिर था वहाँ पे अचानक से माइक में ये चीज़ें प्रसारित करने लगे तो फिर उसकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होने लगी, तो उसको अपने चैप्टर रिवाइज करने में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन उससे हिम्मत नहीं आ रही। वो जैसे जैसे वो कंटिन्यू इस चीज़ में मास्टर होता गया, यानी वो उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता गया और अपना चैप्टर पढ़ता गया। तो इस तरह से उसने अपने आप को और अपने काम को ढंग से बदलती हुई जो नई परिस्थितियां थी उनके अनुसार उनके साथ अनुकूलन कर लिया और खुद को एडजस्ट कर लिया, और धीरे धीरे उसकी जो कोशिश थी वो रंग लाने लगी। और बाद में मंदिर में प्रसारित भजनों में जो भी उसके वहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स के रूप होते थे वहाँ पे, तो वो उसको अब डिस्ट्रैक्टर्स नहीं लगते थे, वो उनको एंजॉय करता था और साथ साथ में स्टडी भी करता था। तो यही आपका इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग हुआ, अनुकूलन और समायोजन की। जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार खुद को ढाल लेना और उसमें एडजस्ट हो जाना। ठीक है, उसको अडेप्ट कर लेना। तो अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया के कारण ही विघ्नकारी तत्वों की आदत सी पड़ जाने के कारण वे फिर शत्रु नहीं रहते। कि ये दो चीजें जब हमारे लाइफ में रोल प्ले करने शुरू कर देती हैं, अनुकूलन और समायोजन, तो जो विघ्नकारी तत्व होते हैं, जो भी डिस्ट्रैक्टर्स थे, वो एक टाइम पे शत्रु नहीं लगते हमें, कि एक टाइम पे वो हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते हैं। और इनके प्रॉब्लम हमें क्रिएट करने के लिए ये धीरे धीरे हमारे एक शत्रु से मित्र बनने लग जाते हैं और इसको हम अपने वातावरण में
समायोजित कर लेते हैं और एक वातावरण का महत्वपूर्ण अंग मानने लग जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।